हेलो डियर। उम्मीद है आप लोग खुश और मज़े में होंगे। तो आज हम सभी कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 पहली बूथ का प्रश्नोत्तर सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पाठ से मेरी समझ से, जिसमें क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा स्टार बनाइए। पहला इसमें है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए बादल के लिए, बी अंकुर के लिए, सी बूंद के लिए, डी पावस के लिए। तो जो भी उत्तर है आप कमेंट में लिखें। चलिए देखते हैं। अंकुर के लिए। नीले नैनो साए अंबर, काली पुतली से जलदर में काली पुतली है। ए बारिश की बूंदें, बी नगाड़ा, सी वृद्ध धरती, डी बादल। कौन सा उत्तर सही है? बादल। इस तरह से आप स्टार बनाएंगे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है, इसलिए आपको स्वयं करना है। छात्र स्वयं करें। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, उक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर वही था और कविता में पढ़ते समय उसके बारे में ही बताया गया था, इसलिए मैंने उत्तर उसी को चुना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। भावार्थ मीन्स अर्थ। इसका मिलान कीजिए, उसका मिलान करना है। तो कविता की पंक्तियां, भावार्थ। तो कविता की पंक्तियां पहले पढ़ लें। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तड़ाई। तीसरा, नीले नैनो साए हैं अंबर, काली पुतली से जलदर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप पुल की मुस्काई। भावार्थ हैं, पहला है मेघ गर्जना, दूसरा बादल, तीसरा हरी धूप, चौथा आकाश। तो कैसे होगा? पहला, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों की स्वर्णिम पर। तो रेखांकित शब्द है उड़ता सागर, तो अर्थ क्या होगा इसका? बादल। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तड़ाई। यहाँ पर रेखांकित शब्द है बजा नगाड़े, तो इसका अर्थ क्या होगा? मेघ गर्जना। दूसरा आपका मेघ गर्जना होगा। तीसरा देखिए, नीले नैनोसा है अंबर, काली पुतली से ये जलदर, जिसमें आपको नीले नैनोसा का अर्थ बताना है। तो दो विकल्प आपके पास बचे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? आकाश। वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप पुल की मुस्काई। रोमावली सी, जिसका बचा ही है, तो क्या हो जाएगा? हरी धूप। इस तरह से आप उत्तर देंगे। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में, अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तड़ाई। तो हम सब कविता पढ़ते समय इसका अर्थ देख लिए थे। क्या हो सकता है? कवि ने, इन पंक्तियों में कवि ने बादल को उड़ते हुए सागर के समान बताया है, जो बिजली की सुनहरी चमक से सजे हैं। बादलों की गर्जना नगाड़ों की तरह लगती है, जो धरती की सोई हुई तरुणाई युवावस्था को जगा रहे हैं। इस तरह से इसका अर्थ होगा। नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलदर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। इसका भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने आकाश की नीली आंखों और बादलों की को काली पुतलियों से तुलना की गई है। ध्यान देना, इन पंक्तियों में कवि ने आकाश को नीली आंखों, आकाश को किसका तुलना किया है? नीली आंखों का, और बादलों को काली पुतलियों से तुलना की गई है।
जब करुणा से पिघले हुए बादल बारिश के रूप में आंसू बहाते हैं तो धरती की पुरानी प्यास बुझ जाती है और वह ताजगी और जीवन से भर जाती है। इस तरह से इसका अर्थ होगा। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो एक बार फिर से पढ़ना है और इनके बारे में पता लगाना है। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? तो कविता पढ़ते समय हम लोग जाने थे, तो अर्थ इसका क्या हो सकता है? उत्तर ये होगा, कविता में बारिश की पहली बूंद गिरते ही धरती में जीवन का संचार होता है। सूखी धरती पर पहली बूंद अमृत के समान गिरती है, जिससे धरती का सूखापन खत्म हो जाता है और नए अंकुर फूट पड़ते हैं। धरती पर हरी भरी घास दूब उग जाते हैं और वह खुशी से मुस्कुराने लगती है। इस तरह से इसका अर्थ होगा, ये उत्तर होगा। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो कविता हम पढ़े हैं, अभी पीछे भी हम लोग पढ़ा गया है, तो वही उत्तर होगा। कविता में आकाश को नीली आँखों, नीले नैनों के समान और बादलों को काली पुतलियों यानी काली पुतली से जलधर के समान बताया गया। तो किसके समान? आकाश को नीली नैनों के समान और बादलों को काली पुतलियों के समान बताया गया। यह तुलना आकाश और बादलों की सुंदरता और उसकी जीवनदायिनी शक्ति को दर्शाने के लिए की गई है। जब ये बादल करुणा से मिलकर बारिश के रूप में धरती पर गिरते हैं तो धरती की चीर प्यास बुझ जाती है। इस तरह से इसका उत्तर होगा। कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो ऐसे दृश्य, ऐसी रचना कविता में है, कहाँ कहाँ पर है आप थोड़ा अनुमान लगाइए। चलिए देखते हैं। पहला है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तड़ाई, यहाँ पर भी वही है। नीले नैनो साए अंबर काली पुतली से ये जलधर, यहाँ पर भी है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। ये सब कविता में ऐसे दृश्य हैं। तो आप इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे। शब्द एक, अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण से, निकलने से, अंकुरण में से निकलना। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। इस तरह से आपको भी करना है। तो चलिए देखते हैं। फूट शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों के साथ वाक्य, जैसे अंकुर फूटना, अंकुरण। बारिश के बाद खेतों में नए पौधों के अंकुर फूट पड़ा, यहाँ पर अंकुरण के अर्थ में आ गया। फूट डालना, विभाजन। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। घड़ा फूटना, टूटना के अर्थ में आएगा। बच्चों के खेलने के दौरान घड़ा फूट गया, वाक्य प्रयोग हो गया। रोष या गुस्सा फूटना, भावनात्मक उबाल होना। अन्याय को देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा, फूट पड़ना, अचानक होना। शांत माहौल में अचानक हंसी फूट पड़ी। इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग हो गया। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। परीक्षा में असफल होने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। इस तरह से फूट के अनेक अर्थ हुए, आप और भी सोचकर लिख सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनो साए अंबर काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं।
वाक्य के संदर्भ या प्रयोग में से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से किससे बनते हुए धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उसके अर्थ ढूंढ कर लिखे। तो आपको धर जिसके अंत में हो या धर से जो जोड़ करके बने हो वैसे शब्दों को लिखना है, उनके अर्थ को भी लिखना है। चलिए देखते हैं। धर से युक्त शब्द गिरधर मीन्स कृष्ण, अर्थ गिर पर्वत को धारण करने वाला। धनधर मीन्स धनवान होता है, अर्थ है धन को धारण करने वाला। मालधर मीन्स भी धनवान होता है, अर्थ है संपत्ति या माल को धारण करने वाला। सर्वधर जो सब कुछ धारण करे, अर्थ सब कुछ धारण करने वाला सर्वशक्तिमान। श्रीधर मीन्स विष्णु। लक्ष्मी श्री मीन्स लक्ष्मी होता है, को धारण करने वाला। इस तरह से आप और भी शब्द जोड़ करके लिख सकते हैं। शब्द पहेली दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। तो ये शब्द जाल है। अब प्रश्न आपके हैं क्या है? एक प्रकार का वाद्ययंत्र। तो आप यहाँ से ढूंढेंगे तो क्या हो सकता है? देख लिए नगाड़ा। क्या शब्द है? नगाड़ा एक प्रकार का वाद्ययंत्र हो गया। उत्तर आप लिखेंगे ऐसे नगाड़ा। खैर आँख के लिए एक अन्य शब्द, तो इसमें आप आँख के लिए एक शब्द देखेंगे, ढूंढेंगे और निशान लगाएंगे जैसे दिया हुआ है नयन। क्या हो गया? नयन। तो उत्तर आप लिखेंगे नयन। जल को धारण करने वाला, तो फिर आप शब्द जाल में जाएंगे और यहाँ से जल को धारण करने वाले शब्द पे निशान लगाएंगे जलधर, और उत्तर आप लिखेंगे जलधर। एक प्रकार की घास, शब्द जाल से आप एक प्रकार की घास ढूंढेंगे तो क्या आ गया आपको? दूब। उत्तर आप लिख देंगे दूब। आंसू का समानार्थी शब्द, पुनः इसमें आप निशान लगाएंगे तो क्या शब्द आया? अश्रु। उत्तर आप लिख देंगे अश्रु। आसमान का समानार्थी शब्द, तो शब्द जाल में जाएंगे, लिखा है अंबर। उत्तर आपका हो जाएगा अंबर। अंबर आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप इस वर्ग पहेली को करेंगे। पाठ से आगे आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए? तो सभी का अनुभव भिन्न होता है और आपको कैसा लगता है इसके बारे में आपको बताना है। छात्र स्वयं करें। उदाहरण के तौर पे आप इस तरह कर सकते हैं। बारिश आने पर अनुभव। बारिश आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब पहली बूंद ज़मीन पर गिरती है तो मिट्टी से उठने वाली सोंधी महक मुझे बचपन की याद दिलाती है। बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनकर मन की शांति मिलती है और बाहर निकलकर भीगने का आनंद अलग ही होता है। बारिश के दौरान चारों ओर की हरियाली और ठंडक मन को ताजगी और सुकून देती है। ऐसे आप बता सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? बताइए। तो आपको कौन सी ऋतु प्रिय है आप ही जानेंगे। छात्र स्वयं करें। आप ही इसके बारे में लिखेंगे। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं मेरी मेरा या मेरी प्रिय ऋतु। मेरी सबसे प्रिय ऋतु बसंत है। बसंत ऋतु में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। चारों ओर फूलों का खिलना, हरी भरी घास और पेड़ों पर नई कोपलों का आना मन को बहुत भाता है। मौसम भी इस समय न तो बहुत ठंडा होता और न ही बहुत गर्म, जिससे बाहर घूमने और प्रकृति का आनंद लेने का मज़ा आता है। बसंत का यह मौसम नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर होता है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस तरह से आप वर्णन कर सकते हैं। समाचार माध्यमों से। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार।
अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में अपनी जो स्थिति देखी है, आपने जो स्थिति देखे हैं उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत करें। आपको इसके बारे में लिखना है, तो आप इनमें शिक्षक की सहायता लेकर छात्र स्वयं करें। आपको स्वयं इस तरह की स्थितियों को बताना है। सीजन, नाम देना भी सीजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। नाम देना भी सीजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और तो ये आपके चित्र हैं। दिख रहा है डेजर्ट में फूल निकले हुए हैं, रेगिस्तान में फूल निकले हैं, तो नाम इसका क्या है? डेजर्ट लिली, ये इसका नाम है। इस तरह से आप इसको करेंगे। इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े को की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तड़ाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट पर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सव के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े से भी बजाया जाता है, जिससे एक की ध्वनि पतली तथा दूसरे की ध्वनि मोटी होती है। तो इस तरह से इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। खोजबीन, आपके यहाँ उत्सव में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। तो शिक्षक की सहायता से आप इसे स्वयं करेंगे। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंद न केवल जीव जंतुओं की राहत पहुंचाती है, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो आपको क्या करना है? एक इंद्रधनुष बनाना है। ऐसे आप एक इंद्रधनुष बनाएंगे और क्या करेंगे? कविता लिखेंगे और उसका नामकरण लेंगे, जैसे प्यारा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष की छाया में सपनों की है माया में, बच्चे देख हर्षित होते, बूढ़े भी मन में झूम उठते, बूढ़े भी मन से झूम उठते। व्योम का सा कैनवास सजाता, आसमान में रंग बिखराता। हर रंग की है अपनी भाषा, जीवन में भर दे आशा। प्रेम, शांति और सुख का संकेत, इंद्रधनुष का अनमोल संदेश। रंगों के इस प्यारी छटा में जग की सारी खुशियाँ बसी। इस तरह से आप अपने मन से एक कविता की रचना करना है। धन्यवाद। आज बस इतना है।